नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम एक लाइव स्ट्रीम में आ रहे हैं, आपके समक्ष एक जजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 340 सीआरपीसी की एक जजमेंट है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर इसके जो कंटेंट्स हैं, अगर जो रेशो ऑफ द प्रिंसिपल्स जो है माननीय हाई कोर्ट ने जो डिस्कस किए थे, अगर वो बाइंडिंग है आपके केसेस के साथ, तो ये जजमेंट आप एज ए साइटेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आइए हम उस जजमेंट को एक दफ़ा देखते हैं और इस जजमेंट का क्या कंटेंट्स थे और क्या कोर्ट ने क्या अपनी ऑब्जर्वेशंस दी थी। अगर क्योंकि ये जजमेंट जो थी ये पास की थी महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट ने, सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट ने की थी पास। हम उस जजमेंट को पहले एक बार देखते हैं। इस जजमेंट में क्या था, तो उस जजमेंट को पहले देखते हैं। आइए इस जजमेंट पर गौर करते हैं। देखिए, ये जजमेंट जो थी ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी थी। ये क्रिमिनल अपील है 728/2017 की और इसका केस टाइटल है। और ये आप चाहें तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट की जो साइट है उसमें ये कंटेंट्स और डेट ऑफ जजमेंट डालेंगे तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। इस जजमेंट में देखिए क्या था, पहले मैं नटशेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, एप्लीकेंट ने यहाँ पर 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई थी। उसमें बताया था कि जो हस्बैंड और ने एक एंटिसिपेटरी बेल ली थी और एंटिसिपेटरी बेल में कुछ एलिगेशंस लगाई थी। वो एलिगेशंस लगाई थी, वो जो एलिगेशंस एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन में लगाई थी, वो एलिगेशंस इन्वेस्टिगेशन के दौरान गलत पाई गई और हस्बैंड ने एंटिसिपेटरी बेल ले ली थी। तो एप्लीकेंट ने ये क्या के लगाई कोर्ट में कि चूंकि एंटिसिपेटरी बेल इस ग्राउंड पे ली गई क्योंकि जो फैक्ट्स थे वो कॉन्ट्रेरी टू द प्रूवन फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड्स पे थे, तो इस आधार पे ये 340 सीआरपीसी का मामला बनता है। तो आइए हम बताते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आपको ये किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है। देखिए, अगर कोई भी केस लगाते हैं, डाउरी का केस लगाया, 498 का केस लगाया गया है और उसमें कुछ एलिगेशंस ऐसी लगाई गई हैं, अगर कोई 125 सीआरपीसी की कोई पिटीशन डाली है या डोमेस्टिक वायलेंस की कोई पिटीशन डाली है, उसमें जो एलिगेशंस ऐसी लगाई गई हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो एलिगेशंस अनट्रू पाई गई, मतलब उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सही नहीं पाई गई, उसके बाद भी जो प्लीडिंग्स में जो पिटीशन जो फाइल की जाती है कोर्ट्स में, उसमें डिलिबरेटली और जानबूझ के ऐसी एलिगेशंस रिपीटेडली बार बार लिखी जाए, तो भी ये 340 सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। ये जजमेंट की जो रूलिंग्स है ये कहती है। तो ये चूंकि अब ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी, तो इसको आप एक साइटेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई किसी ने पिटीशन फाइल की 125 सीआरपीसी की, जो डोमेस्टिक वायलेंस की, उसमें ऐसी एलिगेशंस लगाई गई जो कि सही नहीं है और आपके पास कुछ मटेरियल्स हैं कि हाँ ये एलिगेशन जो है ये जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सही नहीं पाई गई, उसके बाद भी वो क्लेम करते हैं, बार बार चाहे डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं उसमें भी वो चीज़ें बार बार रिपीटेडली लिखते हैं, तो वो जो एलिगेशंस बार बार लगाई जा रही हैं उसमें पिटीशंस के अंदर, तो वो एलिगेशन अगर प्रूव हो गया कि ये सही नहीं है, गलत है, तो 340 सीआरपीसी के इंग्रेडिएंट्स हैं और अट्रैक्ट होते हैं, तो इसमें आप 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आप अब किस हद तक आपके लिए हेल्पफुल होगी, ये देखिए, ये तो जुडिशियल डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि कोर्ट किस तरीके से व्यू से लेती है, लेकिन अब इस जजमेंट में क्या था उस जजमेंट को हम देखते हैं और आपको खुद पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो देखिए, ये एक केस फाइल किया गया था, ये भी 498 का केस फाइल किया गया था। जो एप्लीकेंट थे वो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट थे और उन्होंने 323, 376, 377, 406, 498, 504 और 506 की एलिगेशंस लगाई थी और इस पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी। तो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, तो फिर एप्लीकेंट थे वो फादर थे, वाइफ के और फादर थे, और मैरिज थी वो अरेंज मैरिज थी, और उसमें कहा कि जो गिफ्ट आर्टिकल्स, एक्सपेंसिव आर्टिकल्स, सारे चीजें दी गई और फिर कुछ एलिगेशंस लगाई थी। तो फिर उन्होंने बताया कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 थे, उन्होंने एक एंटिसिपेटरी बेल फाइल की, जो कि हस्बैंड या जो भी उनकी फैमिली के थे, उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल फाइल की सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट में बताया कि जो है कुछ एलिगेशंस लगाई
जो कि वाइफ से संबंधित थी, और जो कि पाया गया है कि जो तो और फिर इन्वेस्टिगेशन ने जो रिपोर्ट फाइल की थी जो उसमें अपोज किया कि हाँ ये जो अवर्मेंट्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं जो कि पाई गई हैं वो झूठी हैं, मतलब गलत हैं, फॉल्स हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अब फिर उसके बाद भी कहा कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने अपनी वो जो एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो फाइल की थी उसमें भी वो चीजें लिखी, जब चूंकि इन्वेस्टिगेशन में साबित हो गया था कि ये जो एलिगेशंस हस्बैंड ने लगाई हैं वाइफ के ऊपर वो पाई गई हैं वो फॉल्स है। उसके बाद भी एलिगेशंस एंटिसिपेटरी बेल में लगाई गई और एप्लीकेशंस में बताया गया कि वो जो फैक्ट्स हैं वो ब्रेजनली अगेन रिपीटेड द सेड एलिगेशन, सेम एलिगेशंस को बार बार लिखा गया और उसके बेसिस पे ही जो कि जो फॉल्स एलिगेशंस थी, मतलब कैरेक्टर के ऊपर कुछ लगाया था उन्होंने एलिगेशन जो कि बाद में बताई गई वो फॉल्स हैं और डिफेमेटरी हैं और मिसलीड करने की कोशिश की गई जिससे उनको इंटरिम प्रोटेक्शन मिल सके। तो फिर बाद में बताया कि जो कि एलिगेशन जो थी वो कॉन्ट्रेरी टू द रिकॉर्ड्स थी और जो एंटिसिपेटरी बेल में जो लिखी गई थी वो ओथ में लिखी गई थी और स्टेटमेंट जो दी गई कोर्ट में ऑफ जो कि ऐसी स्टेटमेंट दी गई है वो कि 193, 196, 200, 209 आईपीसी के इंग्रेडिएंट्स अट्रैक्ट होते हैं। तो फिर कहा कि कोर्ट में पिटीशन डाली 340 में कि एक इंक्वायरी की जाए और रिस्पोंडेंट ने मतलब क्योंकि ये 195(1)(b के अंदर बार होती है। मान लीजिए कोई किसी भी कोर्ट में आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसमें कोई भी अगर पिटीशन में अगर कोई झूठ लिखा जाता है तो दूसरी कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है, सिर्फ आपको उसी कोर्ट में, जब उसकी सुपीरियर कोर्ट में जो है वो 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये सेक्शन 195 पार्ट 1B कहता है। यह क्या कहता है, देखिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का ये 1 पार्ट B कहता है कि नो कोर्ट शैल टेक द कॉग्निजेंस। ये तो पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको आसानी से वो वीडियो है वो आराम से मिल जाएंगे कि नो कोर्ट शैल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर Indian Penal Code section 193, 196 where such offence is alleged to be have committed or in relations to the any proceedings or in any court। तो मीन्स अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है कोर्ट के अंदर तो कोई कोर्ट के अंदर आप सेपरेट कंप्लेंट नहीं डाल सकते, आपको उसी कंप्लेंट में कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालनी होगी कि इस, क्योंकि ये लीगल बार होते हैं, क्योंकि दूसरी कोर्ट को तो पता नहीं कि क्या आपने ऑफेंस किया है, मतलब दूसरी ऑपोजिट पार्टी ने क्या ऑफेंस किया है, तो सेम कोर्ट में ही आपको एप्लीकेशन 340 सीआरपीसी की लगानी पड़ेगी। तो आइए हम उसी एप्लीकेशन पर फिर वापस चलते हैं। तो फिर उन्होंने रिलाइज किया कोई जजमेंट्स के ऊपर और फिर पाया कि जो प्रोसीडिंग्स थी कि कोर्ट ने कहा कि 340 सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन, मतलब जो प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक प्राइम फेशियल ओपिनियन होना जरूरी है। अब ये नहीं कि उसमें प्रूफ करना ही है कि 340 सीआरपीसी में कि हाँ की कन्विक्शन होगी तो इसलिए ही 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन मतलब एडमिट करेगी। कोर्ट ने कहा कि प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए हमें सिर्फ प्राइम फेशियल ओपिनियन देना जरूरी है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट मटेरियल्स हैं आपके पास और उस पर पता चलता है कि जो एलिगेशंस लगाई गई हैं वो ही अपनी एप्लीकेशन 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन के साथ वो मटेरियल्स आप लगाएंगे तो कोर्ट सिर्फ एक प्राइम फेशियल ओपिनियन बनाएगी हाँ कि हाँ कुछ मटेरियल्स हैं, एलिगेशंस भी लिखी हुई हैं, तो एक ओपिनियन बना लेगी कि हाँ इसमें 340 सीआरपीसी की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट की जा सकती हैं। तो सिर्फ यहाँ पर भी यही चीज बताया कि जो CTR मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वर्सेस सर्गी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लोजन और प्रिवेंशन एंड अदर्स की जो जजमेंट थी महाराष्ट्र की, तो फिर उसने यही बताया था कि 340 सीआरपीसी के लिए सिर्फ प्राइम फेशियल ओपिनियन बनाना जरूरी है, ताकि कोर्ट के लिए, कोर्ट को अगर प्राइम फेशियल ओपिनियन बना लेती है उसके बाद ही प्रोसीड करेगी। देखिए आप पैरा नंबर 8 पे देखिए क्या इतना रेलेवेंट है। इसमें बताया कि कंप्लेंट जो फाइल की जाती है 340 रीड विद सेक्शन 195 1 पार्ट B ऑफ सीआरपीसी, जो फॉल्स स्टेटमेंट दी जाती है कोर्ट में तो कॉन्ट्रेरी टू द रिकॉर्ड, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी उसके बाद भी हस्बैंड ने जो थी रिपीटेडली वही सेम एलिगेशंस लगाई। अब चूंकि वो एलिगेशंस एंटिसिपेटरी बेल में जो लगाई गई थी वो की कॉन्ट्रेरी टू द रिकॉर्ड थी और जो कि ट्रू फैक्ट्स नहीं बताए गए थे, इनकरेक्ट फैक्ट्स बताए गए थे, तो कोर्ट को लगा कि प्राइम फेशियल ओपिनियन बनता है और 193, 196, 199, 200, 209 के इंग्रेडिएंट्स अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस है वो होता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन है इस केस को ट्रांसफर करने की, मतलब केस को एंटरटेन करने की। तो इसलिए रजिस्ट्रार को और डायरेक्शंस दी जुडिशियल को कि
एप्रोप्रिएट कंप्लेंट हो कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने भेजी जाए और प्रोसीडिंग्स जो है 340 195 पार्ट 1B की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जाए। अब चीज देखिए, ये चूंकि कंप्लेंट जो डाली गई थी वो जो वाइफ के फादर ने डाली थी 340 सीआरपीसी की। अब हस्बैंड डालता है, अगर सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर वाइफ सेम एलिगेशंस लगाती है तो कोर्ट किस तरह से अपना जुडिशियल डिस्क्रिशन यूज करती है, ये हर कोर्ट के अपना जुडिशियल डिस्क्रिशन है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये जो साइटेशन है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है इस केसेस में। कोई भी अब एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, अगर अब रिस्पॉन्सिबल एलिगेशंस लगानी पड़ेंगी जब भी कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है। अगर कोई भी झूठी एलिगेशंस लगा दी जाती है, झूठी स्टेटमेंट दे दी जाती है और उस स्टेटमेंट को वेरीफाई किया गया है और साथ में कोई एफिडेविट लगाया गया है, तब भी ये 340 सीआरपीसी की जो प्रोसीडिंग्स हैं स्टार्ट की जा सकती हैं। जरूरी नहीं कि एफिडेविट में देना जरूरी नहीं है, इसके लिए एक अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा। एक सुनील कुमार मित्तल की एक जजमेंट है, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने भी स्पेसिफिक, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पेसिफिक जो है ऑब्जर्वेशन और डायरेक्शंस दिए बताए हुए हैं, वो भी काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो ये अगर कोई भी प्लीडिंग्स हैं, अगर उसको वेरीफाई किया गया, साइंड किया गया, वेरीफाई किया गया, एफिडेविट के साथ सपोर्ट किया गया है, तो 340 सीआरपीसी की जो प्रोसीडिंग्स हैं स्टार्ट की जा सकती हैं। तो इससे संबंधित कोई भी अगर आपका क्वेरी हो, लीगल क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, किसी भी इस वीडियो के नीचे भी और या किसी भी वीडियो के। हम आपके जो वीडियो होगा, मतलब जो भी आपकी लीगल क्वेरी होगी उसका जो है जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा दूसरी कई जजमेंट्स आएंगी, उसको भी हम आपके समक्ष समय समय पर आपके समक्ष डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपने इस वीडियो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें।